हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र खोखर, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी जाट कॉलेज रोहतक। दोस्तों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण कैसा है, और उसमें हमने पाया था कि अनेक स्थानों पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि बहुत से ऐसे स्थान थे जहां जनसंख्या मध्यम दर्जे की थी। तो अनेक स्थान ऐसे भी थे जो जनसंख्या विहीन थे, बिल्कुल जनसंख्या थी ही नहीं। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्या है कि विश्व के अंदर अनेक स्थान जनसंख्या से भरे हुए हैं, जबकि कुछ एक स्थान बिल्कुल निर्जन हैं। तो इसके पीछे जो कारण हैं, यानी विश्व के अंदर कुछ ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या को निरंतर प्रभावित करते हैं। तो वो कौन से कारण हैं, इन पर हम विस्तार पूर्वक जो प्रकाश डालेंगे हमारे इस लेक्चर में। आइए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या कहां कहां और कैसी कैसी है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये विश्व मानचित्र है और इसके अंदर जनसंख्या को बिंदु विधि से दर्शाया गया है, और प्रत्येक बिंदु 1 लाख व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। तो बिंदुओं की संख्या अगर देखिए कि यहाँ पर कितने क्षेत्र ऐसे हैं, अगर हम भारत को ही देखें तो शायद हम बिंदुओं की गिनती कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल आपको लाल लाल ही पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ भी बिंदुओं की गिनती नहीं कर सकते। ये देखिए, बिंदुओं की गिनती करना बड़ा मुश्किल काम है। यूरोप में आइए, यूरोप को देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर आपको पूरा लाल लाल ही दिखाई देगा। यहाँ पर बिंदु गिनने बड़ा मुश्किल काम है। इधर अगर आप देखेंगे, यहाँ भी ये देखिए, यहाँ पर बिंदुओं की संख्या कितनी ज्यादा है। यहाँ पर देखिए, इसके विपरीत ये क्षेत्र देखिए, बिल्कुल मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जनसंख्या मध्यम पाई जाती है। ये देखिए, ये मध्यम दर्जे की, ये देखिएगा। इसके विपरीत यहाँ देखिए, जनसंख्या विहीन क्षेत्र, बिल्कुल जनसंख्या विहीन क्षेत्र। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, बिल्कुल जनसंख्या है ही नहीं। ये देखिए, जनसंख्या विहीन क्षेत्र हैं। तो ये मैंने आप लोगों को मानचित्र पर दिखाया है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जनसंख्या का ऐसा वितरण किसके कारण है। तो ऐसे कुछ कारक हैं जिनकी वजह से ये जनसंख्या का वितरण ऐसा है। तो आइए देखते हैं वो कौन से कारक हैं जिसने विश्व के अंदर जनसंख्या के वितरण को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 2 कारक यहाँ दर्शाए गए हैं। भौतिक अथवा भौगोलिक कारक, यानी फिजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर, फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर। दूसरी तरफ मानवीय कारक, यानी ह्यूमन कारक फैक्टर। ये 2 कारक हमारे सामने हैं। अब पहले हम इनका डिटेल में एक एक करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन सा कारक किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम भौतिक कारकों पे बात करेंगे। तो भौतिक कारक क्या होते हैं, जो हमें पूर्णतः प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर धरातल है, जलवायु है, मिट्टी है, खनिज है, जल की आपूर्ति है। ये ऐसे कारक हैं जो सभी के सभी हमें प्रकृति देती है। इसमें मनुष्य को, इनको बनाने में मनुष्य का कोई सहयोग नहीं होता है, इसलिए इनको हम भौतिक कारक कहते हैं। दूसरी तरफ मानवीय कारक हैं, जो मनुष्य ने प्रकृति से मिली हुई जो उपहार हैं उनके द्वारा, उनके उपयोग के द्वारा बहुत सारे कारक उत्पन्न कर लिए हैं, जो मनुष्य की संख्या को निर्धारित करते हैं या विश्व की जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित कर रहे हैं। तो हम आइए यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं कि भौतिक कारक किस प्रकार से विश्व जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं और मानवीय कारक किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम धरातल की बात करेंगे कि धरातल किस प्रकार से मानवीय जनसंख्या को या विश्व जनसंख्या को किस प्रकार से ये धरातल प्रभावित करता है। देखिए, धरातल, पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं। अगर इसको 2 भागों में हम बांट दें, धरा और तल। धरा माने दोस्तों पृथ्वी, धरा का अर्थ पृथ्वी होता है, और तल ऊपरी सतह को कहते हैं, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह किस प्रकार से विश्व जनसंख्या को प्रभावित करती है या जनसंख्या के वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये मैं आपको बताता हूं। आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि धरातल के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। सबसे पहले पर्वत पाए जाते हैं, फिर पठार पाए जाते हैं, मैदान और नदी घाटियां पाई जाती हैं। ये इन सभी को हम स्थलाकृतियां कहते हैं, और ये स्थलाकृतियां अलग अलग और संयुक्त
अद्भुत रूप से मानवीय जनसंख्या को या जनसंख्या के वितरण को ये प्रभावित करती हैं। अब देखिए कैसे ये प्रभाव डालती हैं। पर्वत पूरे जो हमारी पृथ्वी है उसके 27% क्षेत्रफल फैले हुए हैं, पठार 18% क्षेत्रफल फैले हुए हैं और मैदान और नदी घाटियां 55% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। ये देखिए पर्वत 27% पर फैल के 12% जनसंख्या के निवास स्थान है, पठार में 18% जनसंख्या रहती है और अकेले मैदान और नदी घाटियों के अंदर 80% जनसंख्या रहती है। यहाँ भी जो जनसंख्या का वितरण है वो कितना असमान है, कहाँ 12%, कहाँ 80%, कहाँ 8%, कहाँ 80%। ऐसा क्यों है, मैं आपको ये यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ये इतना असमान वितरण यहाँ पर क्यों पाया जाता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य को सबसे पहले किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, 3-4 उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। सबसे पहले उसको घर या आवास की जरूरत होती है, दूसरे नंबर पर इस घर तक जाने के लिए मार्ग की जरूरत होती है और तीसरे नंबर पे उसको भोजन की आवश्यकता होती है और अपने विकास के लिए उसे उद्योगों की आवश्यकता होती है, अगर औद्योगिक विकास की उसको जरूरत होती है। अब देखिए ये किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। अब घर बनाने के लिए क्या चाहिए, समतल भूमि की जरूरत होती है, समतल भूमि की जरूरत होगी तभी हम घर बना पाएंगे। इस घर तक जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता होगी, मार्ग के साथ साथ वहां यातायात की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ भोजन के लिए हमें क्या चाहिए, कृषि चाहिए, कृषि करनी होगी। कृषि के लिए हमें क्या चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिएगी, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और उद्योगों के लिए तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो पहले जो 3 पॉइंट है हमारे, मैं उन पे एक बार बताता हूं। क्या ये, मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या ये तीनों चीजें यहाँ पर्वतों में उपलब्ध हो सकती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में क्या ये तीनों चीजें मिल सकती हैं? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। घर बनाने के लिए पर्वतों, क्योंकि पर्वतीय ढाल बहुत तीव्र होते हैं, इसलिए यहाँ घर बनाने के लिए यदा कदा ही, यत्र तत्र ही, केवल यहाँ वहां ही थोड़ी बहुत जमीन उपलब्ध होती है जहां पर घर बनाए जा सकते हैं। समतल भूमि का सर्वथा अभाव होता है, मार्गों का भी अभाव होता है और मार्गों के साथ साथ यातायात का भी वहां पर बहुत ज्यादा अभाव होता है। भोजन के लिए कृषि और कृषि के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अपर्दन सबसे ज्यादा होता है और अपर्दन के कारण यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसकी बहुत पतली परत हो जाती है, इसलिए पतली परत होने के कारण यहाँ पर कृषि करना लगभग असंभव होता है और कृषि की भी जाती है तो बहुत कम मात्रा में की जाती है। यही कारण है कि विश्व के जितने भी पर्वत हैं, जैसे हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स हैं, इनके अंदर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है और इन पर्वतों के अंदर भी आप देखेंगे कि 5500 मीटर से ऊपर, अगर 5500 मीटर से ऊपर तो जनसंख्या पाई ही नहीं जाती है। केवल 3640 मीटर की ऊंचाई पर बोलीविया की राजधानी ला पाज, याद रखें इसको, ये अनेक बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इसको पूछ लिया जाता है। बोलीविया की राजधानी ला पाज एक ऐसा शहर है जो समुद्र तल से 3640 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और यही शहर विश्व का सबसे ऊंचा शहर है। तो ये चीजें पर्वतों में ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए पर्वतों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। यही स्थिति पठार के अंदर होती है, क्योंकि पठार भी कठोर चट्टानों के बने हुए होते हैं। यहाँ पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए पठारों के अंदर भी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। चाहे वो पठार तिब्बत का पठार हो, चाहे वो दक्कन का प्लेटो हो, चाहे वो कोलोराडो का हो या बोलीविया का हो, इन सभी के अंदर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इन सभी के विपरीत अगर हम मैदान की बात करें, ये देखिए मैदान की बात करें तो मैदानों के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये प्रचुर मात्रा में ये सुविधाएं पाई जाती हैं और इसीलिए मैदानों के अंदर 80% जनसंख्या निवास करती है। चाहे वो मैदान या नदी घाटी गंगा ब्रह्मपुत्र का हो, चाहे वो सिंधु का हो, चाहे वो नील नदी का हो, दसला फरात का हो या हवेंग हो, कोई भी नदी का मैदान, किसी भी नदी द्वारा बनाया गया मैदान है या उसकी घाटी है, वहां पर ये सभी की सभी सुविधाएं प्राप्त होती है। मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है, समतल भूमि प्रचुर मात्रा में मिलती है, यातायात के साधन अनेक होते हैं, तो वहां पर जनसंख्या अधिक से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और यही कारण है कि विश्व के अंदर जहां जहां पर्वत है वहां कम जनसंख्या, पठार है वहां पर कम जनसंख्या और मैदान और नदी घाटियों के अंदर अधिक जनसंख्या पाई जाती है।
आइए अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु। ये देखिए जलवायु, वैसे तो इसका भी हम अर्थ निकाल सकते हैं, जल और वायु ये दोनों मिलके ही जलवायु का निर्माण करते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्राकृतिक कारकों में धरातल के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। जिस प्रकार रहने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें किसी स्थान पर रहने के लिए जो दूसरा आवश्यक तत्व है वायु होता है, और जहाँ पर वायु उपलब्ध होती है वहाँ पर मनुष्य अपना निवास स्थान बनाता है। जलवायु के महत्व को देखते हुए थॉर्नथवेट और ब्लूमेन स्टार्क ने तो यहाँ तक कहा है कि जलवायु द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे मानव जा ही नहीं सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ तक जलवायु मनुष्य को ऑर्डर करती है, मनुष्य को आदेश करती है, वहीं तक ही मनुष्य अपना निवास स्थान बना सकता है। उससे जलवायु से आगे मानव नहीं जा सकता है। और तो अब देखिए जलवायु के अंदर क्या क्या आता है। जलवायु के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो तापमान होता है, आर्द्रता होती है, वायुदाब होता है, पवनें होती है। ये सभी तत्व मिलके जलवायु का निर्माण करते हैं। एक यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से जो भी जिस भी तत्व की अधिकता हो जाएगी, जलवायु उसी के अनुरूप बदलती चली जाएगी। अगर जैसे उच्च तापमान हो जाएंगे तो वहां पर जलवायु अलग प्रकार की हो जाएगी, निम्न तापमान होंगे अलग प्रकार की होगी, आर्द्रता की अधिकता से अलग प्रकार की जलवायु होगी, आर्द्रता की कमी से अलग प्रकार की जलवायु होगी। तो अब देखिए मैं आपको बताना यहाँ चाहूँगा कि मैं आपको एक शब्द लिखता हूँ, अति। अति, इस शब्द से जलवायु का जो कारक है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अब देखिए कैसे, अगर तापमान अधिक हो गया यानी तापमान की अति हो गई, तापमान की अधिकता हो गई, तो क्या होगा, जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण जलवायु हो जाएगी, अति उष्ण जलवायु हो जाएगी। तापमान की कमी, अगर तापमान की कमी हो जाएगी तो वहां जलवायु कैसी हो जाएगी, अतिशीत जलवायु हो जाएगी। अगर आर्द्रता, अधिक आर्द्रता हो जाएगी, आर्द्रता की अधिकता हो जाएगी तो अति आर्द्र जलवायु हो जाएगी। और आर्द्रता की कमी हो जाएगी तो न्यून आर्द्रता वाली यानी अति शुष्क जलवायु हो जाएगी। तो ये अति शब्द इनके सामने लगने के बाद जहां पर भी अति लग जाएगा वहीं जनसंख्या को प्रभावित वो करेगा। जहां पर अति शुष्क, मान लिया अति उष्ण जलवायु है, वहां भी जनसंख्या कम होगी। अति शुष्क जलवायु है, वहां भी जनसंख्या कम होगी। अति शीत जलवायु है, वहां पर भी जनसंख्या कम पाई जाएगी। अब मैं इसको एक मानचित्र के द्वारा आपको मैं दिखाता हूं कि जलवायु का प्रभाव किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या पर पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये विश्व का मानचित्र है और इस मानचित्र पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र हैं, ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र हैं। आप सभी जानते हैं ध्रुवों के पास सूर्य तप सबसे कम जाता है, इसलिए यहाँ वर्ष भर कैसी जलवायु रहती है, अति शीत या ठंडी जलवायु रहती है, निम्न तापमान यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी निम्न तापमान पाए जाते हैं और यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। देखिएगा आपके सामने है, यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है ही नहीं। यहाँ पर भी अंटार्कटिका, यहाँ कितना बड़ा महाद्वीप है लेकिन जनसंख्या नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या नहीं है, यहाँ पर भी जनसंख्या नहीं है, यहाँ पर भी जनसंख्या नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, साइबेरिया है, ये क्षेत्र बिल्कुल जनसंख्या लगभग जनसंख्या विहीन क्षेत्र हैं। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव के आसपास अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो भी बिल्कुल जनसंख्या विहीन क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र, गोभी का मरुस्थल है, देखिएगा यहाँ पर भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। और इसी प्रकार जो मध्य अक्षांशों में बेसिन्स है, जायरे बेसिन्स है या अमेजन बेसिन है, जायरे बेसिन है, इनके अंदर भी जनसंख्या का वितरण नहीं पाया जाता है। देखिए जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता था कि जहाँ पर मनुष्य के अनुकूल जलवायु मिलेगी, जहाँ पर मनुष्य के अनुकूल जलवायु होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी, और जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होगी वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये मानसून एरिया है,
हैं, मानसून पवनों के एरिया हैं, यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर मानसून पवनें चलती हैं और वर्ष में अच्छी वर्षा करती हैं और यहाँ जलवायु मनुष्य के अनुकूल पाई जाती है, जैसा आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से जलवायु भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक गहरा फैक्टर है, एक प्रभावी फैक्टर है। तो आइए अब हम तीसरे फैक्टर पे चलते हैं, तीसरे कारक पर चलते हैं। और तीसरा हमारा कारक है मिट्टियां। तो मिट्टियां, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि विश्व के अंदर जो प्रमुख मिट्टियां होती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टियां हैं, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। ये प्रमुख रूप से मिट्टियों की यही श्रेणियां होती हैं। इनमें से ये मिट्टियां देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी। लेकिन ये पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये मनुष्य के निवास स्थान को प्रभावित करती हैं। जहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मनुष्य का पहली गतिविधि थी कृषि, और कृषि की सभी फसलें इसी में उगाई जाती हैं, मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। सभी प्रकार के भोजन यहाँ से प्राप्त होते हैं, फसलों से प्राप्त होते हैं, और फसलें प्राप्त करने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो देखिए किस प्रकार से ये मिट्टियां प्रभावित करती हैं। जिन क्षेत्रों में, विश्व के जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहां पर अधिक यानी सर्वाधिक जनसंख्या का निवास क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और जैसे जैसे मिट्टी का वितरण यानी उपजाऊपन कम होती जाती है, कम उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं, वैसे वैसे ही जनसंख्या का वितरण भी कम होता जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए दक्षिण एशिया को देखिए, दक्षिण एशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया को देखिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। चाहे भारत की बात करें, चाहे चीन की बात करें, चाहे और दूसरे देशों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, यहाँ सब उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं। और इन उपजाऊ मिट्टियों के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडोनेशिया जो हमारा देश है, वहां पर दो द्वीप पाए जाते हैं, एक जावा और एक सुमात्रा। अब देखिए जावा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया का एक छोटा द्वीप है, लेकिन वहां की उपजाऊ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और ये अकेला जावा द्वीप इंडोनेशिया की 57.7% जनसंख्या, जो जावा द्वीप है, ये एक छोटा द्वीप होने के बाद भी इंडोनेशिया की 57.7% पॉपुलेशन रखता है। जबकि इसी के साथ ही जो सुमात्रा द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया का ये सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहाँ पर केवल इंडोनेशिया की 21% पॉपुलेशन पाई जाती है। देखिए केवल उपजाऊ मिट्टी, यहाँ पर केवल उपजाऊ मिट्टी की बात अगर हम करें, उपजाऊ मिट्टी के प्रभाव की बात करें, तो ये जावा में 57.7% पॉपुलेशन, जिसके कारण ये विश्व का सबसे अधिक गहन जनसंख्या वाला पॉपुलस आइलैंड कहा जाता है। ये विश्व का सबसे पॉपुलस आइलैंड, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कहा जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको जरूर नोट कर लें। ये अनेक बार पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे कि जावा जो द्वीप है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। और वहां पर अकेले के अंदर इंडोनेशिया की 57.7% जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा द्वीप है, सुमात्रा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इसके अंदर उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती है, अनउपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ मात्र 21% ही जनसंख्या पाई जाती है। तो ऐसे ऐसे विश्व के अंदर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मिट्टी के कारण, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान की बात करें, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और उसी के कारण भारत की लगभग 80% जनसंख्या इस मैदान में निवास करती है। इसके विपरीत अगर हम दक्षिण के
दक्षिणी पठार की बात करें तो वहां पर केवल काली मिट्टियों के जो क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण है, उसके अतिरिक्त जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तटीय मैदानों की बात करें तो तटीय मैदानों के अंदर भी जनसंख्या पाई जाती है और वहां जनसंख्या पाई जाने का केवल और केवल एकमात्र कारण है वहां पर मिलने वाली उपजाऊ मिट्टी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जहां जहां पर भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलती है या कम उपजाऊ मिट्टी मिलती है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। हमारा अगला पॉइंट है खनिज पदार्थ। क्या होते हैं खनिज पदार्थ? खनिज पदार्थ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं और इनकी भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। यानी इनकी भौतिक विशेषताएं भी एक विशेष प्रकार की होती हैं और इनका जो रासायनिक संयोजन होता है वो भी एक विशेष प्रकार का होता है। ऐसे पदार्थों को हम खनिज पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण भी ज्यादा होता है, जनसंख्या वहां पर ज्यादा रहती है, ज्यादा पाई जाती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों का अभाव होता है वहां जनसंख्या या तो विरल होती है या जनसंख्या वहां पर बहुत कम होती है। खनिज पदार्थ, अकेले खनिज पदार्थ ही जनसंख्या को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि खनिज पदार्थ उद्योगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बड़े बड़े उद्योग इन खनिज पदार्थों के आसपास लगने शुरू हो जाते हैं और वो खनिज और उद्योग दोनों मिलके जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। एक तरह से ये उनको अपनी तरफ का आकर्षित करके वहां पर उनका संकेंद्रण करते हैं, वहां पर उनके निवास स्थान बन जाते हैं। तो देखिए, विश्व के अंदर ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर मात्र खनिजों की वजह से ही या तो नगरों का विकास हो गया है या वहां पर जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में रहने लग गई है। तो कौन से ऐसे स्थान हैं उनके मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले लौह एसिड के कारण, लौह एसिड जो खनिज होता है बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, विश्व के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग होता है। इसी के कारण स्वीडन में गैलीवारे की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले वहां पर जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक वहां जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर वर्तमान में इस क्षेत्र की जनसंख्या देखेंगे, गैलीवारे क्षेत्र की आप जनसंख्या देखेंगे तो वहां मात्र इन खनिज पदार्थों के कारण जो लौह एसिड वहां से प्राप्त होता है उसके कारण वहां पर जनसंख्या का बहुत ज्यादा संकेंद्रण हो गया है। इसी प्रकार सोने की खान के कारण कनाडा की यूकान घाटी, डासन नगर, अलास्का में फेयरबैंक आदि जो नगर है ये बसे उसी के इन्हीं के कारण, सोने की खानों के कारण ही यहाँ इन नगरों का बसाव हुआ। अन्यथा ये क्षेत्र ऐसे थे, ये बिल्कुल जनसंख्या विहीन क्षेत्र थे, यहाँ बिल्कुल जनसंख्या नहीं पाई जाती थी। इसी प्रकार अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र है, रूस का डोनेटस बेसिन है, जर्मनी का रूर क्षेत्र है, इवन भारत का छोटा नागपुर का पठार, ये ऐसे क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं जिनके बसाव में या यहाँ पर जनसंख्या के संकेंद्रण में इन खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम छोटा नागपुर पठार की बात करें, अगर यहाँ खनिजों के भंडार ना होते तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा नहीं होता, यहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर अन्य कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं है, रहने के योग्य भूमि नहीं है, भूमिगत जल नहीं है। तो ये ऐसे खनिजों के कारण ही ये क्षेत्र में लोगों का बसाव हुआ है, इन्हीं के कारण यहाँ पर उद्योग लगे हैं। तो यही कारण है विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आप देखेंगे जहां पर खनिजों के कारण ही जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है जलापूर्ति, अर्थात जल की आपूर्ति। जल मानवीय बसाव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ तक कहा गया है कि जल ही जीवन है, जल के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे मानवीय शरीर के अंदर भी काफी बड़ी मात्रा में जल ही पाया जाता है। इसी को देखते हुए जेम्स ब्रून्स महोदय होते थे, बड़े विद्वान थे, इन्होंने कहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज वेरी ऑफन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अर्थात जो जनसंख्या का वितरण है वो सीधे तौर पर जल के वितरण के अनुरूप ही पाया जाता है।
अर्थात जहां जहां पर जल होगा वहीं वहीं पर जनसंख्या का वितरण होगा। ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसके भी कुछ कारण हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि किस लिए जल ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर व्यक्तिगत उपयोग की बात करें, मनुष्य के व्यक्तिगत उपयोग की बात करें, तो हर रोज बहुत सारा पानी, बहुत सारा जल मनुष्य व्यक्तिगत उपयोग में करता है। चाहे वो पीने के रूप में करता है, चाहे वो नहाने के रूप में करता है, चाहे वो खाना बनाने के रूप में करता है। लेकिन प्रतिदिन काफी बड़ी मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति काफी बड़ी मात्रा में जल का उपयोग करता है। इसलिए किसी स्थान पर रहने के लिए मानव को जल की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ मनुष्य की सबसे बड़ी जो गतिविधि है वो कृषि कार्य है। कृषि में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं और सभी कार्यों में कृषि के अंदर जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, प्रत्येक फसल के वर्धन के लिए, उसके उगने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब तक हम बीज डालते हैं और बीज को नमी नहीं प्रदान करते, जब तक तो बीज भी नहीं उगता है। बड़ी फसल होने का या अच्छी फसल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रत्येक कृषि कार्य के लिए भी मानव को जल की आवश्यकता होती है। तो कृषि भी वहीं पर उन्नत अवस्था में है जहां प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से उद्योगों को भी जल की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोहे का उद्योग है, चाहे वो चरम उद्योग तो ऐसा उद्योग है जहां पर बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। चरम उद्योग के साथ साथ और बहुत सारे उद्योग हैं जहां जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ही कारक ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, और इन तीनों ही कारकों के अंदर जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अतः जहां जहां पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, वहीं वहीं पर मनुष्य का बसाव भी अधिक मात्रा में होता है। जहां पर जल नहीं उपलब्ध होता है वहां पर जनसंख्या नहीं रहती है, वहां पर जनसंख्या रह ही नहीं सकती है। यही कारण है कि आज भी विश्व के अधिकांश मरुस्थल जनसंख्या विहीन है। वो आज भी विश्व के बहुत सारे पथरीले क्षेत्र, पठारी क्षेत्र जनसंख्या विहीन है, क्योंकि वहां पर जल की उपलब्धता नहीं है। और लेकिन आप देखिएगा, इसके विपरीत जो समतल मैदान हैं या नदी घाटियां हैं या नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। अगर हम इतिहास में जाएं, अगर हम इतिहास की बात भी करें, तो देखेंगे कि मनुष्य ने आरंभ में भी वहीं पर रहना शुरू किया था जहां पर जल की उपलब्धता थी। आप देखेंगे विश्व के अंदर अनेक जो बड़े नगर हैं वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। अनेक महानगर हैं, वो भी महानगर भी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। सबसे प्राचीन नगर जल स्रोतों के पास बसे हुए हैं, क्योंकि जल बहुत ही आवश्यक है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जलापूर्ति जो है वो जनसंख्या के वितरण को अपनी तरफ आकर्षित करती है और बड़े पैमाने पे उसको प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने बड़ी डिटेल में सभी प्राकृतिक जो कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रहे हैं, उनका अध्ययन हमने बड़ी विस्तार से किया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा, इसका फ़ायदा भी हुआ होगा। ये वीडियो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, और हमारा अगला वीडियो है उसमें देखेंगे हम मानवीय कारकों के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय कारकों पे हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।